एक ज़माना था जब पाकिस्तान भर में बिछे बिजली के तारों में करंट नामी चीज़ हुआ करती थी, लेकिन बिजली चोरी, कुंडा सिस्टम, मुलाजमीन की मिलीभगत, अकरबा परवरी, सिफारिश, बहुत सारी करप्शन के बायस बिजली कहीं सुलेमानी टोपी लगाकर गायब हो गई है। मेरे अकब में जो आप इमारत देख रहे हैं ना, वापडा हाउस, ये महज पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी की अलामत बनकर ही रह गई है। आइए प्रोग्राम में जायजा लेते हैं अवामी मसाइल का, अवाम किस तरह के लोड शेडिंग के मसाइल का शिकार हैं और ढूंढने की कोशिश करेंगे आखिर बिजली कहां खो गई है। तो कितने घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग हो जाती है? अनलिमिटेड पूछें, ये ना पूछें कि कब आती है, बस यही पूछें कि कब आती है। कोई हल है? कोई हल तो कोई नहीं। मैं आपको बताऊं हल क्या है। हल ये है कि मैंने एक वापडा के बड़े अफसर से पूछा, मैं कहा यार ये लाइट का क्या मसला है, आपने यूनिट भी डबल कर दी हैं। वो साहब क्या कहते हैं भाई हमारे पास इतनी लाइट है, इतनी बिजली है कि अगर हम पूरे पाकिस्तान को फ्री दें तो आवाम को क्यों नहीं दे रहे फिर बिजली? अगर पूरे पाकिस्तान को फ्री दें और इम्पोर्ट करें, हमारे पास लाइट बिजली खत्म नहीं होती। मतलब एक्सपोर्ट भी करें उसका? हाँ जी, वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान को। फिर उसके बावजूद क्यों मसला है लाइट का? अब ये देखे ना, ये मेरे हाथ में होता तो मैं तो सबको देता। वो कहते हैं ये जो ऊपर बैठे हुए ना, ऊपर जिनके हाथ में है वो क्यों नहीं दे रहे? वजूहत क्या हो सकती हैं? अब मुझे पता होना तो मैं उनके हाथ ही काट दूँ। बिजली की लोड शेडिंग आप किस इलाके में रहायश है? जी सर, मेरी सांदे में। तो वहाँ लोड शेडिंग तो नहीं हो रही? बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। कितने घंटे? वहाँ पे कोई तकरीबन 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 6 घंटे? मतलब एक घंटे बाद जाती है? किस तरह होता है? घंटे बाद जाती है, फिर कुछ 2-3 घंटे बाद आती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। पानी की भी किल्लत हो रही है बाज़ इलाकों में? हाँ, पानी की भी बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। हल क्या है इसका? हल तो सर ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि इसको इम्प्रूव करे। सूबाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती? सूबाई गवर्नमेंट के बस में नहीं है सर, ये उनको करने नहीं देते। ये सूबाई गवर्नमेंट ने सुना है तुर्की के साथ कोई मुआहदे वगैरह कर रहे हैं ताकि कुछ प्लांट लगाए जा सकें। तुर्की के साथ सर वो कर रहे हैं, लेकिन वो फेडरल वाले उनको कामयाब नहीं होने दे रहे, क्योंकि वो पैसे शैसे खाते हैं वो वापडा वाले, ये वो इसलिए इनकी सारी पुलिसियों को नाकाम कर देते हैं। ये पंजाब ही सिर्फ बिल देता है इसको। कौन सा इलाका जहाँ बिजली नहीं जाती? कौन से इलाके में आपकी राय है? इधर लाहौर के शालामार टाउन में रहता हूँ मैं। तो वहाँ पर भी यही हालत है? हालत बिजली आती ही नहीं। अब ये पूछें कि बिजली आती है, ये पूछें कि यहाँ पे बिजली है, तो कितने घंटे आती है? मेरा ख्याल मैक्सिमम कोई ये लगा लें कि 20-24 घंटों में से 4 घंटे आती होगी। तो मसाइल किस किस्म के हैं? मसाइल बच्चों की स्टडी के हैं, अपनी स्टडी के हैं। मैं डॉक्टर हूँ तो केस स्टडी करना होता है। बच्चे रात को नींद नहीं पूरी होती, बच्चों को स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है और फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है। डेंगू बढ़ने की भी वजूहत है इलेक्ट्रिसिटी का ना होना? वफाकी हुकूमत की वजह है, जिस वक्त लोग बाहर जाएंगे, बाहर बैठेंगे, लोग सोएंगे नहीं, बाहर आएंगे तो डेंगू उसको इंजेक्ट नहीं करेगा। तो रहमान मलिक ने कहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यार रहमान मलिक किसी बंदे की बात करें। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? 1 घंटा आती, 4-4 घंटे नहीं आती। बत्ती का कोई टाइम ही नहीं है। बिजली आती है आपके यहाँ? बिजली आती है तो की चाहिए, कारोबार तो सारा खाना खराब हो गया। तो क्या वजूहत क्या है बिजली ना आने की और परेशानी क्या है? घर से बीमार बंदे पे नहीं होना से नहीं, पढ़ने वाले बंदे से बिजली नहीं, और क्या हाफज कर लो, फिर मुल्क जन्ने कर लो सारे ताकि ना देख। ऊपर वफाकी हुकूमत है जिम्मेदार, कौन है इसका? ये दोनों हुकूमतें जिम्मेदार हैं। सूबाई हुकूमत भी? तो सूबाई हुकूमत पे तो कहते हैं ना कि उनके हाथ में तो कुछ नहीं है, वफाकी हुकूमत के हाथ में ही है सारा कुछ। इनके हाथ में अवाम ने क्या नहीं कुछ दिया इनको। बिजली जाती है? बिजली जाती क्या, आती ही नहीं है। आएगी तो जाएगी ना। नहीं मतलब बिल्कुल ही नहीं है बिजली? ऐसा भी नहीं है? बस 1 घंटा आती है और 5-6 घंटे चली जाती है। कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? ये चिबुरजी। अच्छा, हाँ जी। तो मसाइल किस किस्म के होते हैं फिर? मसाइल सारे मसाइल ही हैं। पंखा नहीं चलता, डेंगू काटता है, बंदे बीमार होते हैं। डेंगू का वाकई इससे कोई है ताल्लुक, रिलेशन बनता है? बिल्कुल जी, पंखा चलेगा तो मच्छर नहीं लड़ेगा। रहमान मलिक ने तो कहा था कि कोई ताल्लुक नहीं है इसका, डेंगू के लिए ये हुकूमत नाकाम हो गई। उनके घरों में तो एसी लगे हुए हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनकी तो बिजली जाती नहीं है, बिजली तो हम गरीब बंदों की जाती है ना। लाइट की वजह से ना कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जिसके कहते हैं ना काफ़ी फ़र्क पड़ गया कारोबार में। सैलरी नहीं निकल रही यार, यहाँ पे सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, ये लाइट की वजह से। सिर्फ हो ना 2 घंटे बाद उम्मीद होती है कोई आ जानी है लाइट वापस, लेकिन आने के कोई चांस नहीं है। ये पता है कि इतने बजे जानी ज़रूर है। कारोबारी मराकज़ के साथ साथ घरों में भी, रिहायशी इलाकों में भी यही हिसाब है। घरों में तो यहाँ पे तो चलो फिर भी थोड़ा सा बैठ जाते हैं ना यूपीएस में। घर में तो बिल्कुल लाइट आ ही नहीं ना रही, बिल्कुल नहीं आ रही लाइट। बड़ा तंग किया हुआ लाइट ने। अभी हमने जायजा लिया लाहौर की सूरत हाल का, और अब हम आपको लिए चलते हैं मुख्तलिफ शहरों में जहां
लोड शेडिंग के मारे आवाम क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट को समझ आती नहीं है ऐसे इतराज, लेकिन फिर भी हम उनको अपने मीडिया के जरिए ये बता देना चाहते हैं कि अगर मामला ठीक ना हुए तो इस मुल्क का खुदा हाफिज और ये गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। अभी भी हम पुरअमन है। गुजरांवाला के इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजर बार बार ये कह रहे हैं कि यार इनके बिल अदा ना किए जाएं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और साबिक सदूर और गुजरांवाला की ऑर्गेनाइजेशन के सदूर ने बड़ी मुश्किल से इन्हें कन्विंस किया है कि यार हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, गवर्नमेंट इसको एक्नॉलेज करेगी। खुदा ना करे कि गवर्नमेंट जिस बेइज्जती का मुजाहरा कर रही है, अगर इसी बेइज्जती का मुजाहरा किया गया तो आप देखें क्या होने वाला क्या है। जो एहतजाज हुआ है गुजरांवाला से, बल्कि पूरे पंजाब में जो कुछ हो रहा है, इस पे ज़रा होश के नाखून लें, नहीं तो फिर इनको जहां से जाने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। 24 घंटे में 6 घंटे बिजली आती है तो बिजली का बिल फिर भी उतना आता है। ये कौन सी इनके इंसाफ है? ये लोड शेडिंग बिजली नहीं है, कहाँ जाएं, किससे जाके हैं, लोगों से मांगे, डिकेटियां करें, क्या करें? क्या करते हैं ये लोग? ये खुद तो बैठे हैं असम्बलियों में, कह देते हैं अवाम हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है। क्या अवाम इनके साथ है? ये सब झूठ और फरेब करते हैं। बिजली नहीं है, 4-4 घंटे 6-6 घंटे बिजली नहीं, पूरा दिन फारग बैठ के घर चले जाते हैं। अगर ये जरदारी में या इस वजीर आजम में इतनी हिम्मत है, ये कहते हैं अवाम हमारे साथ है, तो आए ना। मैं कहता हूँ मैं ना नवाज शरीफ की पार्टी का हूँ और ना किसी और पार्टी का हूँ, ना तहरीक इंसाफ का हूँ। किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा अगर ताल्लुक है तो अपने बच्चों के साथ है। अगर मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने इन लोगों को क्या करना है? क्या करूं मैं इन लोगों को? इनसे खाऊं? ये मुझे, मैं इनसे मांगू ये मुझे देंगे? नहीं देंगे। ये इनको अपना पूरा नहीं पड़ता है इन लोगों को। ये खुद इतनी करप्शन करते हैं, कहाँ ले जाते हैं ये? लोड शेडिंग की वजह तो असी बड़े परेशान हैं। असी काम वाले साढ़े पीछे फिरते 32 16 17 घंटे नहीं आ रही, लिहाजा इस वजह तो असी बड़े परेशान है। बच्चे साढ़े भी परेशान है, असी भी परेशान है। असा बच्चों को की खवाना जो लोड शेडिंग रही था। जी हुकूमत है अपना भर रहे ने पेट, अवाम का उन्होंने कोई ख्याल नहीं है। अवाम बेचारी परेशान है। पानी मस्जिद ही पानी नहीं है, 18 घंटे बिजली बंद है। जरदारी साहब जनाब अली रुपये छाप के अपने जेबा ही रख रहे ने, इत्थे जनाब लोग जेड़े ने वो मुर्दे नवावन वास्ते पानी कोई नहीं। हम हुक्मरान से कहते हैं कि खुदा के लिए अवाम को रिलीफ दें, और अगर अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो आप हमारी जान छोड़ दें। अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आज तक इन्होंने 4 साल गुजर गए हैं, अब तक इन्होंने एक भी यूनिट का इजाफा नहीं किया। लोग जैसे आज से 5 साल पहले अजियत में मुब्तला थे, आज भी वैसे ही जो है ना शहरी इलाकों में 16 घंटे 18 घंटे बिजली जा रही है, और देहातों में तो खैर रहे अल्लाह का नाम। 8000 मेगावाट पे शॉर्टफॉल पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह ये बता रहे हैं कि पावर कंपनीज को पैसों की अदायगी नहीं की गई। पैसों की अदायगी किसने करनी है? हुकूमत ने करनी है। अवाम तो बिजली के बिलों में पैसा हुकूमत को दे देते हैं, तो अभी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो पावर कंपनीज को अदायगी करें। 3 दिन में क्या ऐसा जादू इनके पास आ गया जिससे ये लोड शेडिंग कम कर देंगे? ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। बिजनेस को फेल कर दिया बिजली ने, लिहाजा हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जरदारी साहब अगर इस चीज़ को नहीं कायल कर सकते, लिहाजा वो इस्तीफ़ा दें और जाएं और हमारी जान छोड़े, हमको अपने कारोबार को देखें। बिल्कुल अनारकली के दुकानदार हैं, बिल्कुल कारोबार नहीं यहाँ पे। आज भी अगर जरदारी हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए और इस अवाम के ठाठे मारते हुए समुंदर को ना देखा, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारा समुंदर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा और इस हुकूमत को गिरा करेगा। ये जरदारी और कौन जिम्मेदार है? वज़ीर आज़म गिलानी जिम्मेदार है। ये पंजाब गवर्नमेंट का तो मसला कोई नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है। इतना हमारे बुरे हाल कर दिए कि हम लोग सड़क पे आने मजबूर हो गए हैं। ना रोटी है,
ना आटा है, ना चीनी है। आए दिन बिजली के बिल भरते हैं और बिजली भी नहीं मिलती। हम अपने बच्चे बेच के बिल दें इनको, क्या करें इनके साथ? अब तो जो बच्चे हैं ना, वो छोटा बच्चा भी यही सीखता है, बिजली आ गई बिजली चली गई, बिजली आ गई बिजली चली गई। ये 1 घंटा आती है, 3-3 घंटे बिजली नहीं आती। क्या हो रहा है? आज की रैली का क्या आप समझते हैं कि लोड शेडिंग फिर खत्म हो जाएगी? हम ये इसलिए रैली है, ये सिर्फ हम ही नहीं निकाल रहे, ये पूरे पाकिस्तान में निकल रही है, क्यों ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है अवाम के साथ। ये हुक्मरानों के साथ नहीं हो रहा, ये अवाम के साथ हो रहा है। ये क्या मसला है कि सारा दिन बिजली बंद रहती है, सारा रात बिजली बंद रहती है। मजदूर लोग जो हैं वो परेशान हैं, वो कमाई नहीं करेंगे, वो खाएंगे कहाँ से? ये लोगों के पेट काट रहे हैं, ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम रैली निकालेंगे जब तक हमारी आज की रैली का कोई फायदा होगा? इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। ओवर बिलिंग की जा रही है, बिल इतने ठोक के भेज रहे हैं और बिजली का कोई नाम नहीं है। सारी रात और सारा दिन बच्चे बिलख रहे हैं, जवान बिलख रहे हैं, बूढ़े बीमार, इधर बीमार लोग, इधर डेंगू का मरीज, उधर बिजली की। सदर जरदारी में कोई अच्छी बात नजर नहीं आती आपको? नहीं, जरदारी गो, जरदारी गो, जरदारी गो। जिस तरह से आपने देखा कि लोगों में किस तरह का एक एहतजाजी फिजा पाई जाती है, और इस एहतजाजी फिजा के नतीजे में अल्लाह करे कि लोड शेडिंग के मसले पर काबू पा लिया जाए। अब शायद लोग पुरुमीद हैं कि बिजली के मसले पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि लाहौर में काफ़ी एहतजाज हो रहा है। ये जो हुआ है ना, ये हमारे कायद की आवाज़ पर हुआ है। मियाँ नवाज साहब ने जो स्टैंड लिया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और हमारी आवाम ने, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से इस तरह हम स्टैंड, ये नहीं कि आज हम ख़त्म हो गए हैं, ये एक इन्होंने हमें चकमा दिया आज के दिन, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह एहतजाज होगा और इसी तरह हम सड़कों पर। मतलब वो दिन भी आ पाएगा पाकिस्तान में कि किसी दिन लाइट न जाए 24 घंटे तक? अल्लाह करे जी, हम तो कहते हैं हमारे कायद का दौर आएगा तो ये लाइट खत्म होगी ना, आएगा इंशाल्लाह उसी के दौर में आएगा, और वो ही ला सकते हैं। रैली का इनेकाद पहले भी हुआ है, तो क्या आज के क्या प्लान है? आज का हमारा बेसिकली मकसद है जी ये लोड शेडिंग का जी। ये जो बगैर एलानिया लोड शेडिंग करते हैं, यानी कि कैसा मुल्क है जी जहाँ पे हम एक पंखे को तरसते हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं और पानी की बिजली से पानी निकलता है ना जी, तो जब पानी नहीं होगा तो हमारी ज़राअत कैसे होंगी? आज हम खाने को तरस रहे हैं जी। ठीक है, फेडरल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन सूबा पंजाब जो कि बहुत बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ पर तो मुस्लिम लीग नून है। सर मुस्लिम लीग नून फेडरल में तो नहीं है ना, ये तो फेडरल का काम है। ये हल कैसे होगा मामला? आवाम जो बेहाल हैं वो कैसे ठीक होंगे? बस हम तो रोडों पे आ रहे हैं जी, हमारी सुनने को तैयारी कोई नहीं है जी। उन्होंने अपने कान में रूह ठोंसी हुई है, उनको ज़रा नहीं फिक्र है कि आवाम कलप रही है, रो रही है, पिट रही है। अच्छा, ये ज़हर इनसे बात हुई, क्या ख्याल है आपका? कोई फ़ायदा होगा रैली से, या रैली के बाद फिर लोग मुंतशिर हो जाएंगे? और फिर रैली से फ़ायदा होगा, क्यों नहीं होगा? आवाम हमारी सारी निकल आई है अल्लाह के हुक्म से, सब फ़ायदा। जब परसों हमजा साहब रोड पे निकले हैं, उन्होंने ऐलान किया है, दूसरे दिन लाइट में कमी आई है, लेकिन हम चाह रहे हैं जो ये 2-3-4 घंटे की लाइट अभी भी लोड शेडिंग हो रही है, ये बंद हो। तो मसाइल कैसे हल होंगे? बिजली कैसे आएगी? बिजली कैसे आएगी? हम शोर करेंगे, हम एहतजाज करेंगे तो फिर आएगी। ये मतलब डंडा चलाने से आवाम को अपना हक लेने के लिए शोर मचाना जरूरी है? ये मचाना जरूरी है, डंडा चलाना जरूरी है। डंडा चलाना जरूरी है क्या? बगैर डंडे के ये चीज नहीं होगी जी। जाहिर बात है जी, जब लाइन नहीं आएगी तो फिर मांगेंगे ना, भूख लगेगी रोटी मांगेंगे, कोई रोटी तो नहीं ना देगा। रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिला? नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। शेर आएगा तो मिलेगा। भाई साहब, कोई फायदा होगा रैली से? इंशाल्लाह ताला जी, हम अपना फ़ायदा क्यों नहीं होगा? जो आवाम को इन्होंने दिया, अब वो इनको वापस इनको हम देंगे ना, उसी तरीके से वापस देंगे, क्योंकि ये सब घिस घिस के इन्होंने दिया ना आवाम को। जो गवर्नमेंट है वफाक की, पंजाब गवर्नमेंट को भी इन्होंने जलील करके रखा हुआ है। जो डेंगी, अब आपको पता है कि मच्छरों की वजह से कितने लोग इधर हॉस्पिटल्स में, अब जब ये लाइट चली जाती है। रहमान मलिक ने कहा था कि कोई ताल्लुक नहीं है लोड शेडिंग का डेंगी मच्छर से, हुकूमत पंजाब कुछ नहीं कर पाई। एक आपको पता है कि सुबह जो सा टाइम है उनका तुलुए आफ्ताब से पहले और तुलुए आफ्ताब के बाद, ठीक है, उसी टाइम पे लाइट भी जाती है। अब लोग जो गरीब लोग हैं वो कहाँ पे जाएंगे? उन्होंने तो भी जाना ना, वो कुछ छत पे जाए, कपड़े उतारेगा, कोई अगर अपनी कमीज उतारता तो मच्छरों का भी वफाकी हुकूमत चाहती है कि पंजाब में और डेंगू फैले? ये सिर्फ वफाकी हुकूमत का ही सारा काम है, वो ही करवा रही है सब। तमाम इल्जाम वफाकी हुकूमत पे देना जायज़ है क्या? बिल्कुल जायज़ है।
सब आपके सामने है। आप लोग मुस्लिम लीग नून से इसलिए कह रहे हैं? नहीं, हमारे अलावा भी पूरी दुनिया, पूरा पंजाब निकला हुआ है, बल्कि कराची से भी लोग निकले हुए। ओवर बिलिंग की भी शिकायत है, ओवर बिलिंग का क्या करें? आप खुद ही देख लेना कि अब 18 घंटे लोड शेडिंग है और उसके बाद बिल फिर 5-5, 10-10 हज़ार रुपए एक नॉर्मल घर के आ रहे हैं। राना साहब, आवाम यही देखना चाहते हैं कि क्या इस रैली का एहतजाज का कोई फायदा होगा उनको, उनके घर में बल्ब रोशन हो पाएगा? हुकूमत जो है वो कौमी असम्बली के ऊपर अदम एतमाद कर चुकी हुई है और अब हम ये समझते हैं कि अब फैसले जो है वो पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर होंगे और हमने जो टाइम इस करप्ट हुकूमत को देना था अब वो टाइम खत्म हो चुका हुआ है। लेकिन क्या ये गैर जमहूरी नहीं होगा पार्लियामेंट के बाहर एजुटेशन करना? देखें, बात ये है कि अवाम के सही मानों में जो जज्बात की तर्जुमानी करने वाली अगर पूरे पाकिस्तान में अगर कोई जमात या कोई लीडर है तो वो मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून है। हर पार्टी का रहनुमा यही कहता है कि जी मैं हूँ कौम की तर्जुमानी करने वाला लीडर। ये तो आज आप खुद अपने आप से सवाल करके देख लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई लीडरशिप है तो वो मियां नवाज शरीफ है। आप कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ कौमी लीडर हैं, लेकिन शर्जील मेमन सिंध से आवाज आई थी शर्जील मेमन की कि उनको सियासत ही नहीं आती करना। कौन है शर्जील मेमन? वो जो जरदारी की बंदूकें उठा के फिरता था, वो बंदा जो जरदारी का बॉडीगार्ड था। आज अगर उसका मुकाबला आप नवाज शरीफ से करेंगे तो मैं समझूंगा कि मीडिया की भी मैं समझूंगा कि इसके ऊपर मीडिया को आज इंसाफ करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि आज अगर पाकिस्तान को बचाना है, आज अगर पाकिस्तान पे से करप्शन के सायों को खत्म करना है, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है जिसके अंदर कहा गया है कि ये पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें वहां भत्ते पर मजबूर है। के रेजोल्यूशन पर भी अमल नहीं हुआ एपीसी में, लेकिन लोड शेडिंग पर बात भी नहीं हुई। हालिया जो एपीसी हुई है तो लोड शेडिंग पर भी क्या एपीसी बुलाएंगे तो क्या लोड शेडिंग पर काबू पा लिया जाएगा? एपीसी एक ऐसा इशू था कि जिसके ऊपर हमने जाकर अपना मौक़िफ़ वहां पर वाज़ेह तरीके से बयान किया और हमने कहा कि आप अगर अमेरिका की गुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको गैर मुल्की इमदाद को ठोकर मारनी पड़ेगी और एड नहीं ट्रेड की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोड शेडिंग पर बात कर रहे हैं, आवाम के मसले पर बात कर रहे हैं। चूल्हे बंद पड़े हैं, लोगों का माशी कत्ल हो रहा है। इसके ऊपर मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि वो 400 अरब रुपया जो रेंटल पावर प्लांट्स में खा लिया गया, आज ये जितने पावर प्लांट्स हैं इनका 120 अरब रुपया जो है 2 पावर प्लांट्स का, और ओवरऑल देखें तो कोई 200 अरब के करीब जो है पेमेंट कर दी जाए तो ये लोड शेडिंग के साए छट सकते हैं। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद सुबह खुद मुख्तार हुए, लेकिन क्या लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए सूबाई हुकूमत ने कुछ किया? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अल्लाह के फजल से मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 18वीं तरमीम है इसके अंदर जो बिजली पैदा करने का इख्तियार सूबों को मुंतकिल करने का रिकॉर्ड उठा के देख लें। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अब ये इख्तियार सूबों को दे देना चाहिए। और 18th अमेंडमेंट के बाद जब ये इख्तियार सूबों के पास आया है, हमने फौरी तौर पर पंजाब में ये वाहिद सूबा ये मैं आपको बता दूं जिसने फौरी तौर पर पावर जनरेशन डेवलपमेंट बोर्ड बनाकर उसकी लेजिस्लेशन कर दी है, बाकायदा लेजिस्लेशन हो चुकी है। से कितने मेगावाट हम बना हम इस वक्त फौरी तौर पर 4000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू कर दिया है, जिसके अंदर जो है हम नॉन कन्वेंशनल बिजली की तरफ जा रहे हैं। नताइज कब आएंगे इसके? देखें, नताइज की जहां तक आप बात करते हैं, हमें 1 महीना पहले जो है 18th अमेंडमेंट के तहत इख्तियारात आए, हमने विद इन 10 डेज उस पर लेजिस्लेशन कर दी है। और इस वक्त गन्ने की जो वेस्ट होती है बेगास, उससे 1200 मेगावाट, उसके बाद फिर हम कोल से जो है उसके ऊपर जा रहे हैं, फिर हम जो छोटे छोटे हाइडल प्लांट्स लगाने पे जा रहे हैं। सोलर शुरू में बहुत महंगी है लेकिन हम उसको भी कुछ जगहों पर उसको भी हम मास्टर प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। ओवरऑल 4000 मेगावाट जो है पंजाब अपने रिसोर्सेज से खुद पैदा करने के लिए हमने काम शुरू कर दिया है और आप इसका रिजल्ट बहुत जल्द देखेंगे। अच्छा, फौरी तौर पर क्योंकि ओवर बिलिंग के भी मसाइल हैं, नाजायज तौर पर पैसा बटोरा जा रहा है, डकैती की जा रही है, तो उसका क्या कुछ विफाकी हुकूमत से बात हुई क्या? देखें, आज हमारा जो एहतजाज है ना, हम पहले कहते हैं कि वो गद्दार और लुटेरे जिन्होंने 400 अरब रेंटल पावर में लूटा है, अगर वो रेंटल पावर पे ना लगाया जाता और जो नंदीपुर और जो हमारा चीचू की मलिया के अंदर जो 450 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट लगने थे जिसकी मशीनरी कराची एयरपोर्ट के ऊपर पड़ी है, ये किसके साथ दुश्मनी की है वफाक ने? ये पाकिस्तान के अवाम के साथ दुश्मनी की है। दुश्मनी की है तो अदलिया आजाद है, क्या आप अदलिया का आपने दरवाजा बजाया वहाँ पर? इसके अंदर हम कोर्ट में भी गए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर भी हमने अपना केस प्लीड किया और उसके बाद अब हमारे दबाव के ऊपर ये जो मशीनरी है रिलीज की जा रही है और पंजाब को, पाकिस्तान को 900 मेगावाट सिर्फ इन 2 प्रोजेक्ट से मिलेगा। मेरी कहने का मकसद ये है कि लुटेरे जो इस वक्त भी
पाकिस्तान को लूटने से बाज नहीं आ रहे। उनके साथ हमने बहुत ज़्यादा बात पार्लियामेंट के फोरम पे करके देख ली, उनसे बहुत ज़्यादा बात हमने APC के फोरम पे करके देख ली। अब अवामी फोरम, ठीक है, अवाम फैसला करेगी। रहमान मलिक ने कहा है डेंगू पर गवर्नमेंट काबू नहीं कर पाई। इंसानियत की भी नाम की भी कोई चीज़ होती है। सिंध के अंदर सैलाब आया, हमने ये नहीं कहा कि सैलाब क्यों आ गया, एक कुदरती आफत ही आ गई। हमने ये कहा कि सैलाब के जो असरात और नुकसानात हैं उस पर वफाकी हुकूमत ने बेहिसी दिखाई। डेंगू भी एक कुदरती आफत है, लेकिन मैं आपको ये बताते हुए, श्रीलंकन माहिरीन यहाँ पर आए, इंडोनेशियन माहिरीन यहाँ पर आए, उन्होंने मीडिया में कहा कि जहाँ पर वो ममालिक 30 साल में पहुंचे हैं डेंगू के खिलाफ जंग में, शहबाज शरीफ की क़यादत में हम 2 महीने में वहाँ पर जाकर खड़े हो गए। तो हम में विल भी मौजूद है, डिटर्मिनेशन भी मौजूद है। एटमी धमाकों के बाद भी मियां नवाज शरीफ ने जब तकरीर की थी, कौम से खिताब किया था, तो काला बाग है, ये मियां नवाज शरीफ के अल्फाज थे। मजीद कोई पेशरफ हुई बाद में? देखें, बात बड़ी सीधी सी, अगर आप मेरी जाती राय लें ना, तो आज भी मैं सबसे बड़ा सपोर्टर हूं कालाबाग डैम का। कालाबाग डैम पाकिस्तान की बका की जमानत है। ये जितने सैलाब आए हैं, अगर कालाबाग डैम होता तो शायद इतने बड़े पैमाने पर तबाही ना होती, लेकिन जिस तरह का इसको सियासी रंग दे दिया गया है, हम पाकिस्तान की सालमियत की बुनियाद पर कालाबाग डैम को नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि तमाम सूबे जब तक मुतफिक ना हो तब तक कालाबाग डैम को ना बनाया जाए, और जिन लोगों ने गंदी सियासत करके कालाबाग डैम को मुतनाज़ा बनाया है उनके खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए और आवाम को इसके बारे में बताना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला हम ये मुहिम भी बहुत जल्द शुरू करेंगे। साहब कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र जी। और शौकत बसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम असाइनमेंट में, और लोड शेडिंग यकीनन तवानाई के बहरान पर हम बात कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का मसला है, पंजाब के हवाले से भी बात करेंगे, खुसूसन लाहौर में हम जिस तरह से लोड शेडिंग का एक अजाब आवाम पर आया हुआ है। शौकत बसर साहब डिप्टी पार्लियामेंट लीडर हैं, आपके ये फ़राइज़ हैं, ये बताइएगा कि हुकूमत क्या कर रही है इस हवाले से, क्योंकि टेक्निकल मसला और हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली सियासत इस पर की जा रही है, सियासी मसला बन चुका है, इल्ज़ाम तराशियाँ इस पर हो रही हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लोड शेडिंग इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब और लानत है, और इसने पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को पैरालाइज और आवाम को मफलूज कर दिया है। लेकिन हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ये देखना है कि इसके क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आज ये जो लानत है, आज ये जो लोड शेडिंग है, इसकी रीज़न्स क्या हैं। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि 1996 में जब शहीद बीबी साहबा की हुकूमत गई, आप मुझे बताइए कि 96 में कोई लोड शेडिंग का वजूद नहीं था, कोई तकरीबन IPPs लेके आई बीबी साहबा। 1996 में जब हुकूमत गई, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, 1997 से लेकर 2008 तक। अच्छा, बस अभी भी रेंटल पावर जो मंगाए गए थे उससे कहा गया था कि इनकलाब बर्पा कर देंगे मुल्क में तवानाई के बहरान के खिलाफ, यानी तवानाई का बहरान हल हो जाएगा। 1997 से लेकर 2008 तक 1 मेगावाट बिजली ऐड नहीं की गई। इसके बरक्स 1997 में जो इन्वेस्टर आया इस पोजीशन में थे कि जो IPPs आए उसके ज़रिए आप लोग 3000 मेगावाट बिजली एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया को, लेकिन इन्होंने आके सारे कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिए। अब सूरत ये है कि मुशर्रफ की हुकूमत रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली है 1996 के बाद 2008 में। मैं इस बात से फरार इख्तियार नहीं करना चाहता, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लोग ये कहते हैं कि हमें बिजली चाहिए, ये नाअहली थी उनकी मुजरमाना गफलत थी। यानी अब रोटी कपड़ा और मकान के बाद बिजली जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, 2008 में हुकूमत में आ गए, इक़्तिदार में आने के बाद आपने कितने मेगावाट जो है वो जनरेट किया? अब ये देखिए, हाइड्रो और थर्कोल के ज़रिए जो अब प्रोजेक्ट्स अब इंस्टॉल करते हैं, वो ये नहीं होता कि रातों रात वो बिजली देना शुरू कर देते हैं। रातों रात नहीं, लेकिन 4 साल मैं बताता हूँ। उसमें 3000 मेगावाट बिजली ऐड की गई, लेकिन हुआ क्या कि डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुई, उल्टा जो है वो नीचे की तरफ हम आ गए, डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन हुआ। आज चूँकि जो फैक्ट्स को मानना चाहिए, आज सूरत ये है कि थर्कोल और हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन उनको भी अब मुकम्मल होने में अभी 1-2 साल और लगेंगे, जिससे ये लानत से हमारा छुटकारा होगा। लेकिन मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आवाम को इस बात से गर्ज नहीं है कि ये हाइड्रो लग रही है, थर्कोल लग रही है, कौन से मेगावाट आप लगा रहे हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, उनको चूँकि ये रियासत की जिम्मेदारी होती है,
हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हम इस पर राह फरार इख्तियार नहीं करना चाहते। हम आवाम में से हैं। आज आवाम का सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग है। साहब, अब दोबारा इलेक्शंस में ज़ाहिर इलेक्शंस होने हैं, दोबारा आवाम में जाएंगे तो क्या मुँह लेके जाएंगे आवाम में? बिजली का मसला तो हल कर नहीं सके। दो चीज़ें, एक तो हमने जान अल्लाह को देनी है और एक हमने आवाम के पास जाना है, और सच्ची बात करने से घबराना नहीं चाहिए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग है, और लोड शेडिंग को हल किए बगैर हम लोग आवाम में जाने के काबिल नहीं हैं। इसलिए आप देख लीजिए कि अब उन्होंने जब वो मेगावाट बिजली ऐड नहीं की गई, इसमें 3-4 रीजंस हैं। वो जो बड़े बड़े चोर हैं जो बिजली चोरी कर रहे हैं, नंबर 1। कौन है वो? जो लोग चोरी कर रहे हैं बिजली, जो पकड़े नहीं जा रहे, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा, करना भी तो हुकूमत का काम है। मैं बताता हूँ। दूसरी, वो लोग जो डिफॉल्टर्स हैं, खा वो सूबे हैं खा वो इदारे हैं, वो अरबों रुपए के बकाया एरियर्स उनके पास हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, पॉलिसी मेकर्स हैं कोई लोड शेडिंग या तवानाई के बहरान को हल करने के लिए? आपकी पॉलिसी मेकर्स कौन है? देखिए, पॉलिसी मेकर्स अभी मैं बात बताता हूँ। मेरा हल्का है जनूबी पंजाब का आखिरी ज़िला बहावलनगर, तहसील हारूनाबाद। आज आप लाहौर के अंदर आपकी 10 या 12 घंटे बिजली गई है, हमारे तो 18-18 घंटे लाइट जा रही है। लेकिन हुआ क्या कि हमारे इलाके में जो बिजली के जो वहाँ आप ऊपर बैठे कह रहे हैं कि कौन है आपकी जो पॉलिसी साज हैं, अब जो ऑल ऑफ सडन ये फॉल्ट हुआ है, एक तो चश्मा पावर प्लांट बंद हुआ। ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ, मतलब ये हम देख रहे हैं अभी जो ज्यादा हुई 2008 में आने के बाद से कोई हल इस तरफ नहीं तलाश किया गया। जो ज्यादा लोड शेडिंग हुई है उसकी रीजन ऑल ऑफ सडन क्या हुई कि जो फ्यूल था वो प्रॉपरली वक्त पे ना पहुंचा, नंबर 1, जो थर्मल स्टेशन चलने थे। नंबर 2, चश्मा पावर प्लांट आपका बंद हो गया। मैं कहता हूँ रीज़न कोई भी हो, भूखे को चाहिए 2 रोटियां, हमें चाहिए लाइट, और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खा कोई तरक्याती काम हो ना हो, कोई मनसूबा चले ना चले, हमें तमाम अपने वसाइल। अच्छा, बस ठीक है, ये बताइए, अब इलेक्शंस मतलब ज़ाहिर होने ही वाले हैं, यही कहना चाहिए, अब तो होने वाले हैं, तो क्या वोट मिलेंगे आपको? देखिए, मेरी एक बात सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से हम लोग एक सियासी जमात है और सियासी अमल के ज़रिए इक़्तिदार में आते हैं। हम कुछ चोर दरवाज़ों से सियासत नहीं करते, ना ही हम डिक्टेटर्स की उंगलियां पकड़ के जवान हुए हैं। हमने इस निज़ाम के लिए, इस जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए जानों के नजराने दिए हैं, खा हमारे कायदीन हो खा हमारे कारकुन। बॉटम लाइन में ये बता दें कि आवाम क्या करे, मतलब आप कोई तो बात बताएंगे ना, आवाम को तसल्ली। मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि आवाम को अपने मसाइल का हल चाहिए। आवाम आज बिजली की वजह से परेशान है। अगर हम ये मसला हल नहीं करेंगे तो आवाम में जाकर हमें बहुत परेशानी होगी। इसलिए हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे आज मैं आपको पहले कह चुका हूँ, उसके लिए हम जहाँ से, चूँकि अभी आपको सिर्फ पैसों के ज़रिए बिजली चला सकते हैं, जो आपके थर्मल स्टेशन चलने हैं उनके लिए टाइम और वक्त दरकार है। उसके लिए आप पैसे जहाँ से भी लेके आएँ उनके लिए दें। जो आपके सूबे डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो आपके इदारे डिफ़ॉल्टर्स हैं, उनको मंतकी अंदाम तक पहुँचाएँ और बिजली लोगों तक जानी चाहिए। इस बात में हकीकत है कि चाइना ने 300 पर घर के हवाले से कोई ऑफर दिए, तो गवर्नमेंट ने इस तरफ कोई इनिशिएटिव लिया है, कोई इरादा है कि अभी तमाम, वो ईरान हो, वो चाइना हो, वो कोई भी कंट्री हो, टर्की के साथ इस बात पे इशू पे बात चल रही है, हमने बिजली लेके आनी है। और मैं एक बात बता दूं आपको, अवामी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम 96 में जब गए थे कोई बिजली का बहरान नहीं था। अब भी हम राह फरार इख्तियार नहीं करेंगे, हम मसले का हल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये बिजली जहाँ से भी लानी पड़ी, खा हमें तेल के लिए पैसे कहीं से भी लेने पड़े, इदारों से निकालने पड़े, इंशाअल्लाह मौजूदा इक़्तिदार में ले आएंगे बिजली इंशाअल्लाह। हम बिजली का बहरान हल करके साहब के बाद डेडलाइन में देख रहा हूँ कि शौकत बसर साहब दे रहे हैं एक डेडलाइन। मैं ये नहीं कह रहा कि मुकम्मल तौर पे ये लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन देखिए, एक है लोड शेडिंग जो अब अनशेड्यूल्ड कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा परेशानी है। और दूसरी बात, एक और जुल्म हो रहा है कि वापडा के वो लोग जो बिलिंग ज़्यादा कर रहे हैं और जो अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग कर रहे हैं, उनका बेहतसाब करना होगा। और इंशाल्लाह ये मैं नहीं कहता कि रातों रात ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मिनिमाइज ज़रूर हो जाएगी। लोग 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की शेड्यूल आप दे दें, लोड शेडिंग बर्दाश्त कर सकते हैं। 20-20 घंटे की बर्दाश्त नहीं होती, इसको हमने ख़त्म करना। बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे शौकत बसर साहब से, डिप्टी पार्लियामेंट लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। एहसानों का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं आज असाइनमेंट के स्पेशल एपिसोड में तवानाई के बहरान के हवाले से, और तवानाई का बहरान और बिजली जो गायब हो गई है, ये कैसे घरों में आ सकती है, बल्ब कैसे रोशन हो सकते हैं, पंखे कैसे चल सकते हैं, अवामी मसाइल किस तरह से हल हो सकते हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में,
दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी की जब बात होती है, मुस्तनद यूनिवर्सिटीज़ की जब बात होती है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम भी सामने आता है। इस वक्त कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर के डिपार्टमेंट्स हैं, 2 डिपार्टमेंट, और इन 2 डिपार्टमेंट्स के 2 होनहार स्टूडेंट्स इस वक्त शो में मेरे साथ मौजूद हैं। एक हैं मिस्टर शकील अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग के हवाले से, और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के उसामा भट्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शकील, आपसे आगाज़ करते हैं, ये जो बिजली गायब हो रही है, क्या आपके घर पे बिजली जाती है? जी बिल्कुल, ज़रूर जाती है। तो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। एक बनाया है और प्रपोजल भी आपका है, तो अपने घर को तो कम से कम आप इससे निजात दिला सकती हैं या नहीं? जी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब पाकिस्तान में ये लोड शेडिंग शुरू हुई थी, तब मैंने सोचा था कि जब यार मैसिव स्केल पे कुछ करना चाहिए, कि अब एक बंदा अपने घर में अपनी इलेक्ट्रिसिटी चला के बैठ जाए, तो मैं इंजीनियर हूँ, तो मैंने पूरे मुल्क को देखना है। ठीक है, मतलब इनफरादी कोशिश के बजाय आपने सोचा कि सबको इससे फायदा हो। जी ज़रूर। तो इस वजह से किस हद तक कामयाब हुए उसमें? कामयाबी ये है कि मैंने एक प्रपोजल फ्लोट किया, अपने टीचर्स को दिखाया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, और हमने इसकी सिमुलेशंस की, इसकी कैलकुलेशंस की, तो वो तकरीबन 100% रिजल्ट्स आ रहे थे उसके। अच्छा। तो फिर मैंने हमारा एक निजी टीवी ने इंटरव्यू भी लिया, मैंने डिपार्टमेंट को कहा, अपनी गवर्नमेंट को कहा कि आप हमें हेल्प करें, लेकिन 2 साल गुजर गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई इसका जवाब आया। नहीं, तो वो आप ये बताएं कि वो कामयाब तजुर्बा, उसका कोई तजुर्बा भी किया और कामयाब हुआ? वो तजुर्बा करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के हाई अप से बात हुई कि जी इस तरह का एक प्रपोजल है, उन्होंने इनकरेज किया या आगे फ्लोट करने की बात की? यूनिवर्सिटी में भी मैंने अभी तकरीबन अपने जो सुपरवाइज़र हैं हमारे तकी साहिद भट्ट साहब, उनको मैंने कहा कि सर यूनिवर्सिटी में करते हैं, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनको अभी फ्लोट किया ये प्रपोज़ल। एक हमने पूरी बजट रिपोर्ट बना के दी तकरीबन 4 लाख रुपए की, वो अभी यूनिवर्सिटी के अंडर प्रोसेस है। तो शकील, 4 लाख के बाद अगर मिल जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये है कि मैं इसको चेक करूँगा कि ये कितनी, अभी तक जो मेरी जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस हैं उसमें ये एक GDS स्टेशन जो हैं उससे हम 1 मेगावाट तक बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उससे कितने घर रोशन हो सकते हैं, कितना एक बड़ा इलाका कवर हो सकता है? इसमें 1 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप अर्बन एरियाज़ में चले जाएँ, तो जैसे एक गली मोहल्ले जो होते हैं उसमें आप कह लें जी 500 से 600 घर तो आराम से चल जाते हैं। 24 आवर्स? हाँ जी, 24 आवर्स। और अप टू हाउ मेनी डेज? जब तक हमारा सुई गैस जो है इंटैक्ट है, सुई के अंदर हमारे जो रिजर्व्स हैं वो वहाँ तो से कितना कॉस्टली हो सकता है? कॉस्ट एक्चुअली इसके अंदर कॉस्ट सिर्फ फिक्स्ड या कैपिटल कॉस्ट होती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और इसकी रनिंग कॉस्ट तकरीबन 0 है। उसामा, ये बताएं कि जो गैस अगर आ रही है तो चलेगा। फॉर एग्जांपल गैस, बहुत से इलाकों में गैस भी नहीं आती, गैस की भी लोड शेडिंग की शिकायत हैं, तो वो वहाँ पर तो आपका प्रोजेक्ट नहीं, ये प्रोजेक्ट बेसिकली ये सिर्फ उधर चलेगा जहाँ पर आपके गैसीफायर्स लगे हुए हैं, जहाँ पर आपकी जो यहाँ पर रिड्यूसर यूज़ हो रहे हैं। देखें ये वहाँ पर जब आपकी नेशनल ग्रिड में 1 मेगावाट वहाँ से आ जाएगी, तो फिर ये बेशक वहाँ पर गैस ना हो जहाँ पर जिस इलाके में नहीं आ रही, तो आज जब आपके नेशनल ग्रिड में 1 मेगावाट आ जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी तो कम से कम वहाँ पर पहुँच सकती है ना आराम से, कोई ज़रूरी नहीं कि गैस उस इलाके तक पहुँचे। तो कितने मेगावाट हम इससे बना सकते हैं? आप पर जो सेटअप है, पर सेटअप जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़ है, उससे 1 मेगावाट पैदा कर सकते हैं, जिससे कुछ नहीं तो आपकी जितनी स्ट्रीट लाइट्स, जितनी आपकी जो सिग्नल्स और जितनी आपकी जो बाहर पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ हो रही है। अगर लाहौर शहर की बात करें उस हवाले से आप कह रहे हैं 1 मेगावाट? लाहौर शहर नहीं, अभी पूरे पाकिस्तान की इसकी 1 मेगावाट से? नहीं, 1 मेगावाट से नहीं, यानी आप इसको अगर यूज़ करें एक मैसिव स्केल के ऊपर, यानी कि आपने एक थोड़ी लगाना है इसको, सारी बात आप इसको पूरे इकोनॉमिकल तौर पे लगाएंगे। 4 लाख में तो ये नहीं होगा, ज़ाहिर है कि कई 4 लाख चाहिए, तो कितने 4 लाख चाहिए, कितने अरब या करोड़ बन जाएंगे? लेकिन ये तो अब हमारे उस पर डिपेंड करता है ना कि जितने, जैसे अब इस वक्त हमारे पास जो लोड शेडिंग की जो कमी है वो 6000 मेगावाट है। तो ये एक इस प्रपोजल के थ्रू आप कम जो लोड शेडिंग है उसमें कमी तो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें मज़ीद और प्रपोजल भी चाहिए होंगे जो कि एक मैसिव स्केल के ऊपर इसको मज़ीद हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी अपने नेशनल ग्रिड के अंदर डाल सकें। ठीक है, यानी जितना शॉर्टफॉल है उसको शॉर्टफॉल हम इससे कवर कर सकते हैं। हाँ, कवर काफ़ी हद तक इससे कवर किया जा सकता है। कितना कॉस्टली अंदाजन हो सकता है ये अंदाजन तो इसका फिलहाल तो अभी, क्योंकि इसका प्रोटोटाइप भी सिर्फ बेसिकली वो भी नहीं अभी पूरी तरह वो अच्छा, भी। तो आप लोगों का मकसद ये है कि अगर सीएम इसमें दिलचस्पी लें, वज़ीर आला पंजाब इसमें दिलचस्पी लेते हैं, तो ये कामयाब हो सकता है? किस तरह कामयाब होगा? देखिए, हमें इस टाइम फंडिंग की ज़रूरत है, तो इस वजह से जो सीएम है वो फंडिंग कर सकते हैं या गवर्निंग बॉडीज़ भी हैं वो फंडिंग हमें दें, हम इसकी प्रोटोटाइपिंग कम से कम करें, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं। फिजिबिलिटी अभी हमने सिर्फ लाहौर की बनाई है थोड़ी बहुत, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। ऑल्टरनेट और भी तो है ना जो ज़राए, जैसे गोबर से बिजली और सुई गैस जो आपने बताया,
इसके अलावा गैसिफिकेशन है, विंड मिल है, सोलर तो एनर्जी है। ये सोलर एनर्जी है, तो ये किस हद तक फ्रूटफुल हो सकते हैं? देखिए सोलर एनर्जी का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो अगर आप सोलर थर्मल पैनल्स यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल है। अगर आप सोलर सेल्स की बात करते हैं तो वो बहुत टाइनी से होते हैं और उनमें से माइक्रो एम्पेयर्स या मिली एम्पेयर्स में करंट निकलता है, और इतने अब मैसिव स्केल पे जैसे पाकिस्तान की 400 to 6,000 है वो हम कवर नहीं कर सकते। अच्छा उसामा, सबसे ज़्यादा इनएक्सपेंसिव कौन सा प्रोजेक्ट रह सकता है? अभी तक फ़िलहाल यानी जो देखा गया यानी जो जितने मुख्तलिफ प्रपोजल और प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है ये वाला जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको एक जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो एज इट इज़ आपको इन फॉर्म ऑफ जो आपने यूज़ करनी है रॉ मटेरियल आपको वापस ही मिल रही है, और आप इसके साथ एक इलेक्ट्रिसिटी एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जा रही है। इससे और भी हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? हाँ जी, वो देखिए ना आपके जो घर में जितने हीटर चूल्हे वगैरह जो कुछ हैं वो इसी गैस से यूज़ होते जा रहे हैं, और इसी गैस को अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर भी यूज़ कर लें साथ में, तो वो फ्रूटफुल हमारे लिए कितना रहेगा। हमारे साथ में गैस भी यूज़ हो रही है। अच्छा शकील, ये जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है इससे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि पता चल सके व्यूवर्स को कि किस तरह से जो है वो 1 मेगावाट अगर हम बिजली पैदा करते हैं तो वो जनरेट हो सकती है। देखिए जो बिजली जनरेट करने का मेन प्रोसेस है या एक प्रिंसिपल है वो ये है कि आप कोई सोर्स लें, फ्लूइड लें, उसको आप कंप्रेस करके आगे ट्रांसफ़र करें टरबाइन्स में। टरबाइन्स जो होती हैं वो उसके अंदर प्रोपेलर्स लगे होते हैं, वो घूमती हैं, शाफ्ट चलाती हैं। शाफ्ट जो हैं वो जनरेटर को रन करते हैं और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। ये मेन प्रिंसिपल है। इसमें ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें ये हम गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन प्रोड्यूस को एज अ सोर्स, ऐसा गैस सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं। यानी वो जो ऑलमोस्ट यूज लेवल पर हमें मिल जाते हैं, GDS लगे हुए हैं, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉलेशन पहले इंस्टॉलेशन, हमें ज़रूरत भी नहीं है मजीद को इंस्टॉलेशन करने की। अच्छा, पर GDS पे कितनी इन्वेस्टमेंट है? तकरीबन रेडियल टरबाइन जो है वो थोड़ी सी महंगी है, तकरीबन वो 40 से 50 लाख रुपीज़ में है, तो वो 40 से 50 लाख रुपीज़ आपके हर GDS पे तकरीबन हमें चाहिए होंगे। अच्छा, उस पर 4 लाख नहीं चलेंगे? नहीं, 4 लाख हमने मांगे थे प्रोटोटाइपिंग के लिए। ओके। तो प्रोटोटाइपिंग के में ये होता है कि हम उसमें फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि ये इसमें एक पायलट प्रैक्टिकली है जी, प्रैक्टिकली ये हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर GDS आपने 40 से 50 लाख बताएं जी, और उसके बाद जो है आप समझते हैं कि हम इस पे काबू पा सकते हैं? परमानेंटली हम वहाँ से 1 मेगावाट कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट से, और इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया, जो प्रपोजल दिया है, लेकिन हाई अप्स तक इनकी कोई सुनवाई हुई नहीं और उन्होंने शायद दिलचस्पी भी इस पर नहीं ली है। हमारा भी फ़र्ज़ था आवाज़ उठाना। प्रोग्राम चूँकि हम लोड शेडिंग, पावर बहरान के हवाले से कर रहे हैं, तो इस पर पंजाब यूनिवर्सिटी भी आया और स्टूडेंट से भी बात की। अब हम आपको लिए चलते हैं जो इन्होंने प्रपोजल बनाया है, आइए वो देखते हैं। ये डायग्राम जो है, हाँ जी, ये इसकी मेन डायग्राम है। ये आपका सोर्स है जो गैस जनरेट करेगा। यहाँ स्टोरेज हुई है? हाँ जी, गैस स्टोरेज है। ओके। ये जो टैंक है ये गैस स्टोरेज टैंक है जो टेम्परेरी होता है, चाहिए नहीं होता। ये कंप्रेसर है, ये एक्चुअली टरबाइन है। अच्छा, और टरबाइन से क्या होगा? टरबाइन से आपके टरबाइन के अंदर प्रोपेलर्स होते हैं एक्चुअली, तो प्रोपेलर जब गैस प्रेशर से आती है तो वो फिर शाफ्ट को चला देती है। जैसे ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट को चलाएगी, शाफ्ट आगे जनरेटर को चला देगा। ये जनरेटर है, जनरेटर चलेगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये तो प्रोसेस का मेन प्रिंसिपल था। ओके। ये एक्चुअली कंपोनेंट्स, ये आपका जो एनर्जी सोर्स है आपको समझने से, जहाँ से गैस प्रोड्यूस हो रही है। और ये गैस कौन सी है? आप आम सिंपल मीथेन गैस जो आपके पीछे से आ रही नेचुरल गैस होती है। अच्छा, अब आगे चले। आगे ये गैस स्टोरेज टैंक है। स्टोरेज के बाद हमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि जब वो वेरी कर रही है ना, जो मैस फ्लो रेट है वो यहाँ पे हम कांस्टेंट कर लेंगे। उसके बाद आगे इसको हम कंप्रेस करके आगे भेज देंगे। ये अगर टरबाइन और कंप्रेस करने की ज़रूरत क्यों पेश आएगी? कंप्रेस करने की वैसे ज़रूरत कोई नहीं है क्योंकि हमारा पीछे से प्रेशर बहुत आ रहा है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। अच्छा। जैसे कि अभी हमारा टेम्परेरीली आपको पता है सुई गैस पीछे से नहीं आ रही होती, तो इस वजह से अगर गैस का प्रेशर कम है तो फिर हम कंप्रेसर चलाएंगे, वरना कंप्रेसर चलाने की ज़रूरत नहीं है। और 5 मिनट के बाद फिर उसको मिनिमाइज भी तो करना है, जैसे डायोड का एक ऑप्शन होता है कि उसको कम करके आगे जब ये आपकी चलती है ना टरबाइन के अंदर होता है प्रोपेलर, जैसे ये चल रहा है। ओके। तो टरबाइन का प्रॉब्लम ये होता है कि ये प्रेशर को डिक्रीज़ करती है लाजमी तौर पे। ठीक है। जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो इसका मतलब है, अगर थर्मोडायनेमिकली आप देखें ना, ये खैर इंजीनियरिंग टर्म है, उसमें ये होता है कि जो एनर्जी लूज करती है, जो आपकी फ्लो आ रहा है ना पीछे से, उसकी एनर्जी लूज होती है। अच्छा, वो लूज नहीं होगी? लूज यहाँ पे करेगा ना वो। अच्छा, लूज यहाँ करेगा। हाँ जी, यहाँ पे एनर्जी लूज करेगा प्रेशर की फॉर्म में। ओके। पीछे से 500 प्रेशर आ रहा है, हमें चाहिए 160, जैसे मैंने आपको पहले ब्रीफ किया। आउटपुट में हमें 160 चाहिए? हाँ जी, आउटपुट में 160 चाहिए। ऐसा होता है कि उनकी स्टेप्स हैं।
एक स्टेप है, उसके अंदर गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन लगा हुआ है, उसके पीछे से आ रहा है 500 प्रेशर। उस गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में वो उसे रिड्यूस करते हैं प्रेशर को, आगे 160 कर देते हैं। अच्छा, 160 जाता है पाइपलाइंस में घर की तरफ, 340 जो है 340 वहाँ पे रिड्यूस करते हैं। ओके, रिड्यूस वही मैं कह रहा हूँ, हमारे पास सेफ है या वो सेफ नहीं हो जाया हो गया? अच्छा, जाया हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो आपने रिड्यूस करना है, कोई आपने वेल्व्स लगा के, वो आप वहाँ पे रेडियल टरबाइन होती है, एक टरबाइन की फॉर्म है, अच्छा, वो लगा दें। अच्छा, तो ये उसको रिड्यूस भी कर देगी जो 320। और अगर पूरा 500 ही चला जाए आउटपुट पे तो क्या होगा, नुकसान? 500 आउटपुट पे जा नहीं सकता। फिर इसका ये होता है कि ये तकरीबन ये जो एलर्जी गैसीफायर है जो मैंने अपने प्रपोजल में फिट किया है, वो तकरीबन 20 ATM पे काम करता है। अच्छा, तकरीबन इसका आप उसे कन्वर्ट करें तो 200 या 250 PSI तक आता है इसका प्रेशर। लेकिन इससे आप स्टीम टरबाइंस चलाएंगे, इससे रेडियल टरबाइंस नहीं चलेंगी। जो पहला प्रपोजल था उसमें रेडियल टरबाइन है। अच्छा, ये क्या है? ये एक्चुअली टरबाइन की फॉर्म है, ये उसका प्रोपेलर होता है रेडियल टरबाइन का, मतलब जो पंखा जो जिसे आप कहते हैं, ठीक है, जिसको जो प्रेशर को रिड्यूस करता है। ये सारे पंखों की फॉर्म्स हैं। इसमें ये होता है जैसे वो समर मुबारक मान साहब कहते हैं जनाब कि हम 500 ईयर्स तक उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं थर्ड कोर को, लेकिन अगर आप ये प्रपोजल को यूटिलाइज करें तो हम 1000 ईयर्स तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। यह है पंजाब असम्बली, जहां अवामी मसाइल हल किए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदों को शायद ये याद नहीं है, उनके जहन में ये बात नहीं रही कि लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा अवामी मसला बनकर उभरा है जिसे हल करें। असेंबली के अंदर कहीं लोटाइज्म के नारे लगते हैं तो कहीं एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की बौछार कर दी जाती है। अवामी मसाइल का किसी को कोई इदराक नहीं है, अवाम बेहाल की बेहाल है। आज की शो में हमने बात की लोड शेडिंग, पावर बहरान के हवाले से। इसी के साथ ही प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। असाइनमेंट की प्रोडक्शन टीम के साथ मैं हूँ जुनैद जहांगीर। देख रहे हैं वक्त। हम हुजूम हैं या एक कौम? क्या यही हमारे सियासतदानों का एजेंडा है या कुछ और? इन्हीं बहुत सी आवाजों में से हम बनेंगे आपकी आवाज और कोशिश करेंगे कि ये हुजूम बन जाए एक कौम। डोंट फॉरगेट टू वॉच हॉटलाइन हर पीर से जुमे की रात 8 बजे सिर्फ वक्त न्यूज पर। हॉटलाइन देखिए हर पीर से जुमा रात 8:05 पर। नवाब वक्त ग्रुप का मकबूल सियासी हफ्तरोजा निदाए मिल्लत उम्मते मुस्लिमा की आवाज हर पाकिस्तानी के घर की जरूरत। मुल्की और बैनुल अक़वामी तहकीकी रिपोर्ट, चौंका देने वाले सियासी तजज़ियात, मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात के इंटरव्यूज, ताज़ा शुमारा शाया हो गया। हक्कानी की जगह रब्बानी।